नजदीकी से देखोगे, बारीकाई से, तो ये गुजरात में पहली बार कांग्रेस ने ये प्रयास नहीं किया है। पहले शंकर सिंह वाघेला जी के साथ, फिर केशुभाई पटेल जी के साथ, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से उन्होंने त्रिकोणीय जंग गुजरात में लाने का प्रयास अनेक चुनावों में किया था। अनेक चुनावों में तीसरी पार्टी गुजरात में पार्ट ली थी और इसी प्रकार से उन्होंने माहौल बनाने का प्रयास भी किया था। लेकिन गुजरात के नागरिकों ने कभी भी किसी भी तीसरी पार्टी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ पे दो ही पार्टी के साथ गुजरात के लोग सालों से आगे बढ़ रहे हैं। ये वक्त भी 2022 में भी मैं स्पष्ट ये देख पा रहा हूँ। मेरा गुजरात के अनेक जिलाओं में मेरा प्रवास हुआ है। मैंने देखा है कि युवाओं में किस प्रकार का माहौल है, बुजुर्गों में किस प्रकार का माहौल है, गुजरात के नागरिकों में किस प्रकार का माहौल है। एक अद्भुत माहौल आपको गुजरात के हर एक कोने में नजर आएगा। ये साल भी चुनाव में उनका घिसा पीटा नारा है, परिवर्तन हर साल वो लोग लाते हैं नारे, हर चुनाव में ये नारे लाते हैं। आपने इसके पहले के अगर गुजरात के चुनाव देखे हो तो उपचुनाव आए थे कई विधानसभाओं के, 100% विधानसभा हम जीते। गुजरात की महानगर पालिकाओं के चुनाव आए, 100% महानगर पालिका हम जीते। जिला पंचायत इकाई के चुनाव आए, 100% जिला पंचायत की इकाई हम लोग ने जीती है। 90% से ऊपर नगर पालिका के चुनाव हम लोग ने जीते। 6-8 महीने पहले ये चुनाव खत्म हुए। ये चुनाव में हम लोग को भव्य विजय मिली है। ये विजय भारतीय जनता पार्टी को नहीं, ये विजय गुजरात की जनता को मिली है। गुजरात की जनता में बंटवारा करने की कोशिश करने वाले हर वक्त ये लोग नाकाम हुए हैं। ये 2022 के चुनाव में भी ये लोग नाकाम होंगे। यही तो कहते हैं वो कि आपकी सेटिंग है कांग्रेस के साथ। पूछो आम आदमी का तो आप जवाब कांग्रेस का देते हैं और कहते हैं बस यही है हमारे से मुकाबले में। देखिए, इसमें सेटिंग किसकी किसकी है वो स्पष्ट नजर आ रही है। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने इस प्रकार से पहले भी केशुभाई पटेल के साथ तीसरी पार्टी लाके चुनाव लड़ने की कोशिश की। इसी प्रकार से शंकर सिंह वाघेला जी के साथ भी उन्होंने कोशिश की थी गुजरात में। ये वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दरवाजे दोनों लोग साथ में हैं, बाहर से अलग अलग नारे जरूर से लगाते हैं। दोनों की नीति ठीक है, एक ही नीति है, एक ही काम है, लोगों को गुमराह करना, गुजरात को तोड़ना, मेरी गुजरात की धरती को बदनाम करना। ये सब अब पुरानी फैशन हो गई और गुजरात की जनता इन लोग को पहचान चुकी है। जो इलेक्शन एक्सपर्ट्स हैं वो इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि जैसे आपने जिक्र किया कि पहले भी ट्रायंगुलर करने की कोशिश की गई, लेकिन ये वो लोग हैं जो कहीं राजकाज चला रहे हैं। दिल्ली और पंजाब इन्होंने संभाला हुआ है, तो ये उतने आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। मैं हल्के में किसी को नहीं लेता हूं। मैं आम आदमी पार्टी हल्की है, कांग्रेस की कैपेसिटी नहीं है, मैं ये विषय पे नहीं बात कर रहा हूं। पंजाब में इनकी सरकार आई, उसके बाद पंजाब की क्या हालत है वो गुजरात के लोग देख रहे हैं। पंजाब के चारों कोने में कहीं ना कहीं खून खराबा हो चुका है। पंजाब में पहली बार ऐसा हुआ होगा आजादी के बाद कि ये देश के कोई राज्य ने अपने सरकारी कर्मचारी को पगार सही तारीख को दे नहीं पाए। ये शायद पहले राज्य में ऐसा हुआ होगा और वो पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ। दिल्ली की कई यूनिवर्सिटी में आम आदमी पार्टी सरकार अभी उनके शिक्षकों को पगार नहीं दे पा रही है। ये सब विषय गुजरात की जनता देख रही है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कोई जगह नहीं। और ये क्यों बताने की कोशिश होती है कि कांग्रेस ने एक्चुअली कांग्रेस इस हद तक भारतीय जनता पार्टी में मिल गई है कि या तो वो बाहर रहकर विरोध नहीं करते, या वो कौन कहां से चुनाव लड़ेगा वो कमलम में तय होता है। और अगर उसके बाद भी चुने हुए कुछ लोग आ जाते हैं तो बाद में वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर वो चुनाव के वर्ष में भी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनमें से ज्यादातर को तरजीह मिलकर टिकट मिल जाती है। देखिए, ये कांग्रेस का निजी मामला है। मैं आप एकदम स्पष्ट ये मान रहा हूं कि कांग्रेस अपना परिवार संभाल नहीं पा रही है। 10 टर्म तक जीते हुए कांग्रेस के सबसे सीनियर एमएलए मोहन सिंह राठवा, जिनको इतनी भारी हवा में भी हम लोग कभी हरा नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी, ऐसे सीनियर एमएलए मोहन सिंह राठवा को भी कांग्रेस नहीं संभाल सकती है। तो ये तकलीफ कांग्रेस के परिवार की है, ये तकलीफ हमारी नहीं है। इस प्रकार के कई वरिष्ठ एमएलए उनके जो गुजरात के विकास में सहभागी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो 2002 से ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस की एकता हो, गुजरात के हित में वो लोग सोचे, लेकिन आज तक वो लोग राहुल गांधी में से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और कहीं ना कहीं गुजरात को तोड़ने का प्रयास जो हर चुनाव में लाते हैं, उसको देख के कहीं गुजरात के हित में सोचने वाले उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। और मैं ये मान रहा हूं कि इतने वरिष्ठ एमएलए को संभालना
वो जिम्मेदारी उनके खुद की पार्टी की है, ना कोई दूसरी पार्टी की। यही कहते हैं वो लोग कि कांग्रेस कमजोर है और आप कमजोर से लड़ना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और अभी जो नोटिस की जा रही है मैं आपको बताता हूं। किसी ने मुझसे कहा कि आप हर्ष जी से मिल रहे हैं तो ये सवाल पूछिएगा उनसे कि पिछले बार चुनाव के ऐन पहले हार्दिक पटेल का वीडियो आया और बड़ा चर्चा में रहा। इस बार चुनाव के दौरान सत्येंद्र जैन का वीडियो सामने आया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसको भारतीय जनता पार्टी इस समय वाकई अपने आप से मुकाबिल मान रही है। देखिए, सत्येंद्र जैन का जो वीडियो है वो ही दिल्ली का मॉडल है। ये दिल्ली के मॉडल को समझने की जरूरत है। ये दिल्ली का हेल्थ मॉडल है। कमर में दर्द हो रहा और पैर दबाने वालों को वो बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं है। फिजियोथेरापिस्ट उनको बोल रहे हैं कि मसाज लेने का, मसाज कमर में दर्द हो रहा है, सिर दबाने का कौन से फिजियोथेरापिस्ट कहाँ से लाते हैं वो मुझे नहीं पता है। ये दिल्ली के मॉडल की बात तो आप अरविंद केजरीवाल जी से ही पूछिए, मुझे मत पूछिए। मैं तो मेरे गुजरात की धरती की बात करता हूँ, और मेरी गुजरात की धरती हमेशा कहीं ना कहीं काम करने वाले लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। हम सब एक साथ मिलकर गुजरात के विकास में सालों साल से मेहनत कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि राजनीति होती रहती है, चुनाव आते रहते हैं, चुनावी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन चुनाव के मौसम में कहीं ना कहीं मेरे गुजरात की धरती को बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिल्ली के हेल्थ मॉडल की बात है, ये दिल्ली के जेल मॉडल की बात है, और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के मॉडल को हम सब ने कल देखा, बहुत करीबी से देखा। और किस प्रकार के मसाज पार्लर वहाँ अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं, रोडों पे तो छोड़िए, जेल में भी चल रहे हैं आजकल, ये हम सब ने देखा है। तो आप ये कह रहे हैं कि उस वीडियो के इस समय आने का कोई लिंकेज ना देखा जाए, इसमें कोई? ये भाई, इसमें कोई मुहूर्त नहीं निकलता है। महाराज जी यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे। महाराज जी, हमारा कई मॉडल निकाल, हमारा कई मुहूर्त निकालू पड़े। ये तो जो करते हैं वो भुगतते हैं, हम क्या कर सकते हैं भाई साहब इसमें। और उसी समय सुकेश चिट्ठी भी लिख रहे हैं, ये भी इत्तेफाक है जेल से। देखिए, आपने जो किया है वो तो भुगतना ही है। अब चिट्ठी कौन क्यों लिखे उसको हम थोड़ी ना पकड़ने जाएंगे। आपके भागीदार थे, आप संभालो उनको, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप उनके साथ शराब घोटाला करते हो और हमको उनको पकड़ने का क्या? आप चिट्ठी मत लिखिए भाई। मैंने बात की थी अरविंद केजरीवाल से और ये सवाल पूछा था कि ये सब क्या आ रहा है आपके आपने अरविंद केजरीवाल जी को ये नहीं पूछा होगा कि आपका भागीदार इतना नाराज क्यों है? आप उनको ये पूछिए। मैंने उनसे जो पूछा था वो बता रहा हूँ आपको। हाँ। मैंने कहा कि ये सुकेश रंजन ये जो चिट्ठी देखिए, लिख रहे अरविंद हैं, केजरीवाल जी पीएचडी है, वो झूठ बोलने की पीएचडी एकदम अच्छी तरह से उन्होंने प्राप्त की। आप उनसे एकदम स्पष्ट पूछिए कि ये जो आपका भागीदार था वो इतना नाराज क्यों है, इतनी चिट्ठियां क्यों लिख रहा है। वो कहते हैं ना कि इनके स्टार प्रचारक उनको है ठेका भारतीय जनता किसने दिया पार्टी। था? सुकेश को ठेका किसने दिया था? मैंने ये पूछा तो वो कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक अरे हैं भाई, ठेका और वो उन्होंने, जेल के अंदर हैं, उनसे आप कुछ भी उनसे कहलवा। स्पष्ट पूछिए कि सुकेश को ठेका किसने दिया था। सुकेश को ठेका देने भारतीय जनता पार्टी गई थी, वो उनका भागीदार था, उनकी जिम्मेदारी है ना। आप आपके लोगों को संभाल सकते हो? आपके भागीदार आपसे क्यों नाराज हो जाते हैं? इनके उम्मीदवार पहले वो देते हैं। इसी प्रकार से गुजरात में भी हुआ, पहले किसी को प्रत्याशी बनाते हैं, प्रत्याशी बनाने के ठीक दूसरे दिन से उनके बाहर से राज्य से जो आने वाले लोग हैं वो प्रत्याशी से रुपए मांगते हैं। इसी प्रकार का हाल ये सुकेश वाला बात है। भागीदार उनका और सवाल हमसे पूछना। खैर, उन्होंने तो ये कहा कि इनको अपना स्टार प्रचारक बना लेना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ नहीं, कि आपने अभी कुछ लोगों आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, बहुत समझदार जर्नलिस्ट हो, आपने उनको ये क्यों नहीं पूछा कि भागीदार आपका है तो सवाल इनसे क्यों पूछे हम? उन्होंने कहा वो जेल में उससे कुछ भी लिखवा रहे हैं जो अरे मना भाई, रहा है। जेल में तो ये भी है, सत्येंद्र जैन मसाज हम करवाने जाते थे क्या? कैसी बात है ये? आप पूछिए उनको कि आपका जेल का मॉडल दो तरीके का कैसे हो सकता है। एक तरफ सत्येंद्र जैन मसाज ले रहा है, आराम कर रहा है, मजे कर रहा है, और एक तरफ सुकेश को हम लोग लेटर लिखवाते हैं। भागीदार उनका, ठेका उन्होंने दिया, करोड़ों रुपए उन्होंने पाए, वो करोड़ों रुपए हवाले से गुजरात में भेजे। भाई सवाल तो उठेंगे। आप हर रोज लोगों को दबा दबा के पैसे मांगोगे तो कोई लिखेगा। ये सवाल तो तेज आपको पूछना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब ये बताइए कि आपने पकड़ा कुछ लोगों को, आपने बोला कि अंगड़ियों के जरिए, हवाला के जरिए यहाँ पर पैसा भेजा जा रहा है, आम आदमी पार्टी यहाँ देखिए, पैसा। कई बार नौटंकी करने में खुद के पैर में कुल्हाड़ी लग जाती है। मेरी आपसे विनती है कि आप बारडोली के वो प्रकरण को एकदम गहराई से देखिए। बारडोली का उनका प्रत्याशी 20 लाख रुपए आंगड़िया से लेकर निकल रहा है, कोई बाइक से उनसे वो पैसे छीन लेता है, ऐसी कंप्लेन वो पुलिस स्टेशन में जाके करते हैं।
पुलिस स्टेशन में तहकीकात चालू होती है, वो पैसे तो पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये गुजरात है, यहाँ से कोई लेके भाग नहीं सकता भाई। वो लोग भी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि गुजरात में आए कुछ हड़प के चले जाएंगे, तो कोई यहाँ से लेके नहीं जा सकता। वो 20 लाख रुपए जो लेके गए थे उनको पकड़ लिया गया। फिर उनके प्रत्याशी को जब पूछा गया कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो उसने तो सीधा 2 ही मिनट में बोल लिया कि ये पैसे आम आदमी पार्टी कार्यालय से ऐसे ऐसे करके आंगड़िया के माध्यम से हमें मिले। और उनकी कई कोडवर्ड्स हैं। वो गुजरात के कोई कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं रखते हैं। वो ये जो पैसे भेजते हैं, वो पैसे कलेक्ट करने के लिए भी 3-3 लोग हर विधानसभा में रखे हैं। वो विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी पंजाब दिल्ली से जो कार्यकर्ता आता है, वो पैसा लेता है और वो पैसा लेके नीचे तक बांटता है। नीचे तक कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने के लिए ये पैसे का उपयोग होता है। उन्होंने ऑन पेपर, ऑन टेलीविजन और ऑन वीडियो ये स्टेटमेंट दिया है कि ये आम आदमी पार्टी दिल्ली कार्यालय से आया है। ये सुकेश जैसे लोगों से पैसे जो पाए हैं, वो गुजरात में कहीं ना कहीं भड़काने के लिए नीचे तक ये पैसों का उपयोग होता है। ये विषय की जांच चल रही है। वो 20 लाख रुपए बारडोली, उसके ठीक दूसरे दिन अहमदाबाद, इसी प्रकार से सौराष्ट्र, इसी प्रकार से उत्तर गुजरात, इसी प्रकार से मध्य गुजरात, कुल मिला के बारडोली और सबने मिलके 18 करोड़ रुपए का हिसाब मात्र 12 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी ने गुजरात के अलग अलग गांवों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। ये पर्दाफाश हो गया। अभी ये पर्दाफाश करने हम तो नहीं गए, आपका ही प्रत्याशी कंप्लेन करने आया, और वो कंप्लेन के माध्यम से जब हमने तहकीकात की तो इतना बड़ा कौभांड उन लोग का बाहर निकला है। ये बड़ा स्कैम है। अगर ऐसा है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर इसमें आपने यहाँ पे लोगों को पकड़ा, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां तक आप पहुंचे क्या, आखिरी व्यक्ति तक, कि कहां से चल रहा था, कौन से वो लीडर्स थे? देखिए, इसमें तहकीकात चल रही है। इसमें कई लोगों को, उसमें जो पूरा स्कैनिंग हुआ है उसमें पूरा रूट उन लोग का बाहर आ रहा है। इनकम टैक्स भी उसकी तहकीकात कर रही है। तो ये सिस्टमेटिक तहकीकात चल रही है। मैं राज्य के गृह मंत्री के नाती, जब तहकीकात चल रही है तो किसी के नाम टेलीविजन के सामने बोलना ये मेरे लिए योग्य नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें पूरी लाइन, पंजाब के कौन से जिले से, शराब के कौन से कारोबारों से जुड़े हुए, सत्ते के कौन से कारोबारों से जुड़े हुए लोग पैसे कैसे आम आदमी पार्टी को देते हैं और कैसे ये गुजरात तक पहुंचते हैं, उसकी पूरी लाइन हम लोग ने तहकीकात में हम लोग के सामने आई है। लेकिन किसी का नाम बोलना ये मेरे लिए अभी उचित नहीं है। अच्छा, ये बताइए, वो लोग कहते हैं कि आपने सीधे केजरीवाल तक ये संदेश भिजवा दिया था कि तुम बैकआउट कर जाओ, सारे केसेस बाहर हो जाएंगे, तुम सब बच जाओगे, ऐसा करते हैं क्या आप लोग? देखिए, उनको उनकी हार दिख गई है, और केजरीवाल जी सुबह से रात तक कितने झूठ बोलते हैं उनको भी नहीं पता है। उनको भी अब राहुल गांधी की असर लग गई है। सुबह से शाम तक हर विषय में अलग अलग आंकड़े बोलते हैं। केजरीवाल जी को यहाँ पे कोई सीरियस नहीं लेता। आप ये मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी में किसी ने ऐसा बोला होगा? आपके मन को पूछिए। तो ये जो आप कह रहे नहीं, हैं, आप ये मान रहे हो? नहीं, मैं आपसे एक बात जानना नहीं, चाहता हूं। मेरा भी ये फर्ज है, आपको पूछ रहा हूं मैं। आप ये मान रहे हो? अभी तो मेरे को पूछने दीजिए ना, इधर नहीं तो नहीं मैं नहीं, बैठा आपको हुआ ही हूं। बोलना आप चाहिए। कुर्सी बदल लीजिएगा, फिर पूछ लीजिएगा। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं देखिए, कि यहाँ सीरियस बैठे आप हुए, किसको लेते हैं? यहाँ बैठे हुए और ये देश के कोई भी व्यक्ति ये मानने को लिए तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को गुजरात में से या भारतीय जनता पार्टी में से किसी ने भी इस प्रकार की चीजें पूछी होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इस प्रकार के एक्टर हैं कि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। मुंबई में जब नए नए लड़के फिल्म में नौकरी लेने जाते हैं ना, तो वो कुछ भी करके चमकने की कोशिश करते हैं। तो वो गुजरात में जब जब आते हैं तब कुछ भी करके चमकने की कोशिश करते हैं। उसी में से एक उनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने जो प्लान दिया था, उसमें से एक प्लान ये था। उत्तराखंड में भी उन्होंने ये कोशिशें की थी, गोवा के चुनाव में भी ये कोशिशें की थी। वो ठीक शेड्यूल से गुजरात में भी काम कर रहे हैं। आप उत्तराखंड में जो जो किए थे नौटंकी, वो सब चीजें उन्होंने देख लीजिए। आप चुनाव से 4 वीक पहले क्या किया था, चुनाव से 6 वीक पहले क्या किया था, वो सभी चीज वो गुजरात में भी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, इन लोगों के जो दावे हैं, कोई कहता है कि अब जैसे आप लोग कहते हैं कि बाइपोलर होगा हमेशा की तरह से, कुछ लोग इसको ट्रायंगुलर देखते हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि AIMIM भी तो है, उसको क्यों आप नहीं गिनते हैं? इसमें से गिनने वाले आप समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, और बाकी सबको सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए, टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ही होती है। लेकिन गुजरात में 2022 के चुनाव में गुजरात की जनता खुद ये चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। ये चुनाव हमारे गुजरात की धरती की अस्मिता के लिए है। चुनाव, हर एक चुनाव में गुजरात की ताकत को तोड़ने के लिए, गुजरात की धरती को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने कोई मौका नहीं छोड़ा है।
कभी कभी तो गुजरात के राजनीतिक लोगों को बदनाम करते करते गुजरात के नागरिकों को भी वो बदनाम कर लेते हैं। इस प्रकार के वीडियो भी लोगों के सामने आए हैं। ये वक्त चुनाव गुजरात के नागरिक लड़ रहे हैं और गुजरात के नागरिकों ने ये थाम लिया है कि ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होना चाहिए। इसके बाद वाले चुनाव में कोई मंदिरों में धक्का ना खाए। जो ये चुनावी टूरिज्म के मंदिरों में धक्के खाने वाले लोग हैं, वो 2027 के चुनाव में गुजरात में कभी ना आए। उस प्रकार का माहौल गुजरात में इस चुनाव में देखा जा रहा है। 8वीं दिसंबर को एक ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। मैं आपको आज TV9 भारतवर्ष के माध्यम से देश के सभी लोगों को यह कहना चाहता हूं कि गुजरात के लोगों ने यह मन बना लिया है और गुजरात के लोग हर चुनाव में सितंबर महीने से ये लोग चुनावी टूरिज्म से आने वाले लोगों को दिसंबर महीने के अंत तक गुजरात से बाहर वापस फेंक लेते हैं और फिर 5 साल तक ये लोग कभी गुजरात में दिखते नहीं है। इस प्रकार का माहौल 2012, 17 और ये वक्त 22 में भी आपको देखने को मिलेगा। आप ही लोग कहते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजारो गुजरात में, और फिर कहते हैं कि तो सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक हम लोग संभालते हैं। कुछ दिन बोला है भाई। नहीं, यहाँ पे तकलीफ क्या है, हम गुजरात के लोग, ये हमारे संस्कारों में लिखा है, मेहमान गति ये हमारा व्यवहार है। लेकिन हम खाने पे बुलाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग पूरा ये घर आपको दे लेते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक व्यवहार होता है। सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ना जानते हो ना पहचानते हो लेकिन फिर भी आप किसी के घर पहुंचे हो तो नाश्ते के समय आपको नाश्ता खिलाया जाएगा, भोजन के समय भोजन खिलाया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये भोजन खिलाया तो ये घर मेरा हो गया है, तो ऐसा नहीं है। बस खाली मैं ये कह रहा हूँ आपको। अब ये जाहिर है आप लोग रिकॉर्ड बनाने की बात इस बार कर रहे हैं। क्या जब जिस गुजरात मॉडल को सामने रखने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इतना ऐतिहासिक मैंडेट मिला, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसको यहाँ पर जब आप लोग एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, आप लोग डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, प्रेशर होता है? भले ही आप लोग जीत रहे हो, ये आपको दिख रहा है, लेकिन प्रेशर होता है क्या? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता का एक अलग ही प्रकार का रिश्ता है। आप देखिए, गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके गुजरात का विकास किस प्रकार से किया गया। 2002 से पहले मेरा यही गुजरात देश भर में कहीं ना कहीं दंगों के नाम से जाना जाता था। गुजरात के कई शहर जिले ऐसे हैं, पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, ये सभी शहर जिले गुजरात के कानून के नाम से नहीं जाने जाते थे। ये जिलों के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगते थे कि यहां से गुजरात का कानून समाप्त होता है, फलाना फलाना भाई, मतलब जो वहां के गुंडे होते थे, उसके नाम से वो कानून जाने जाते थे। मैं आज एक गुजरात के युवा नागरिक के तौर पे ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी का 2 हाथ जोड़ के उनका वंदन करना चाहता हूं। किस प्रकार से उन्होंने साहसिक काम किया, एक के बाद एक संघर्ष सह के ये गुजरात की धरती को, गुजरात के लोगों को सुरक्षित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे ये दोनों नेता का है और गुजरात के नागरिकों का है। आज भी गुजरात के नागरिक और भारतीय जनता पार्टी का संबंध उसी प्रकार का है। यहाँ पे कोई चुनाव में किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। चुनाव गुजरात के नागरिक लड़ते हैं, उसके बाद 5 साल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुजरात के नागरिक के साथ मिलकर काम करते हैं। जब आप सड़कों पे घूमिए और लोगों से, क्योंकि अभी समीर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि अगर आप लोगों से, ये 22 शहरों में 22 दिनों में घूम चुके हैं, उधर समीर बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे थे कि आप कहीं भी जाइए, लोगों से बात कीजिए और पूछिए कि आपके गृह मंत्री कौन है, तो कहते हैं हर्ष सांघवी। गृह राज्य मंत्री नहीं, गृह मंत्री कहते हैं हर्ष सांघवी। ये हर्ष सांघवी को इस तरीके से लिया जाता है। मैं लेकिन हर्ष सांघवी से एक बात ये समझना चाहता हूं कि हर्ष सांघवी जिस तरीके की फंक्शनिंग के लिए, वर्किंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, उसके बावजूद बेट द्वारका में इतने सारे जिसको आप कहते हैं डुप्लीकेट मजार, वो कैसे बन जाती हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच है। तो आपके रहते हुए कैसे बन गए? तभी तो डिमोलिशन किया गया। मतलब पहले बनने दिया गया, फिर डिमोलिश किया गया? जी ना, ये रेगुलर प्रोसेस है। अलग अलग शहरों में रेगुलर प्रोसेस में जो कोई इलीगल एंक्रोचमेंट है उसको इसी प्रकार से डिमोलिशन किया जाता है। अभी जब मजार आ गई तभी उसको राजनीतिक विषय बना लेते हैं। आज तक कई इलीगल डिमोलिशन हमने किए हैं, क्यों इनमें से एक भी विपक्षी दल उसमें आवाज नहीं उठाया? भाई साहब, ये भगवान कृष्ण की जमीन है। भगवान कृष्ण की धरती पे, बेट द्वारका पे, ये देश के महत्तम लोगों का कहीं ना कहीं उससे श्रद्धा जुड़ी है। ऐसी
बेट द्वारका की धरती पे सरकारी जगहों पे इस प्रकार के अवैध मजार, अवैध घर, कहीं ना कहीं दुकानें, इस प्रकार के इलीगल जो एंक्रोचमेंट थे उसके डिमोलिशन करना ये अति आवश्यक था और वो निर्णय भूपेंद्र भाई पटेल जी के मार्गदर्शन में लिया गया और उसका डिमोलिशन किया गया। मैं ये मान रहा हूं कि आज नहीं, अगर भविष्य में भी अगर इस प्रकार की कोई कोशिश करेंगे तो हम वो अवैध निर्माण को इसी प्रकार से तोड़ेंगे, तोड़ेंगे और तोड़ेंगे। अब जैसे इसमें ये था, और ये बात लोगों के सामने है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि गुजरात में क्राइम के मामले में, हर एक तरह के क्राइम के मामले में जबरदस्त गिरावट आई और इसके लिए आपको श्रेय जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर आपने कमाल तरीके से संभाला, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, श्रेय तो किसको जाना चाहिए? ये तो हमारी इस प्रकार की पीढ़ी है, हम बोलते हैं ना संयुक्त कुटुंब की जो पीढ़ी होती है, 6-7 जनरेशन में आया हूं। श्रेय देना हो तो मोदी जी और अमित शाह जी को देना चाहिए, जिन्होंने ये संघर्ष और साहस किया और उसके माध्यम से आज हम एक सेफ लैंड, तो फिर अगर गुजरात ऑलरेडी सुरक्षित है, गुजरात को सुरक्षित बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो मोदी जी और अमित शाह जी को जाता है। 2002 में यही कांग्रेसियों ने किसी भी प्रकार का सहयोग के बिना केंद्र सरकार के सामने लड़के हम लोग ने साहस और संघर्ष किया है, तभी आज गुजरात सबसे सुरक्षित राज्य बना है। तो मैं तो वो लोग ने जो काम किया है वो काम को आगे बढ़ाने के लिए छोटा छोटा प्रयास करता हूं। नहीं, रिले रेस में जितना पीछे वाले धावक महत्वपूर्ण होते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण ये होता है कि आज मशाल किसके पास। तो आप अच्छे से दौड़, लेकिन किसने रखी है, ठीक है, नींव किसने रखी है और उसके माध्यम से आज ये इमारत खड़ी हुई है और वो इमारत का एक छोटा सा हिस्सा में हूं। नींव रखने वाले लोग जो है उनको आज भी गुजरात के लोगों को उस पर श्रद्धा है, तभी मैं बोल रहा हूं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं, गुजरात के नागरिक लड़ते हैं। तो सर ये भी लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग इतने इफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं, आपके पहले के लीडर्स भी करते आए हैं, तो इतनी इनॉर्मस तादाद में ड्रग कैसे पकड़ी जा रही है यहाँ? ड्रग्स हम पहले भी पकड़ते थे, आज भी पकड़ रहे हैं। मेरा ये विषय पे कहीं ना कहीं ये मेरे लिए कोई राजकीय विषय नहीं है। मुझे गुजरात के नागरिकों ने बहुत प्यार दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजरात के नागरिक सालों से जुड़े हुए हैं। गुजरात की जो बॉर्डर्स है वो 1600 किलोमीटर जितनी समुंदर की बॉर्डर्स है और ठीक पाकिस्तान से हम लोग लगे हुए हैं। हर एक राजनीतिक व्यक्ति जब जब गुजरात में आया तब उसने राजनीतिक फायदा लेने के लिए गुजरात को ड्रग्स की धरती बना ली। आप मुझे यह बताइए कि ड्रग्स के कारोबार पे सख्ताई करना, ड्रग्स पकड़ना, यह अच्छी बात है या पंजाब की तरह खुलेआम ड्रग्स बेचने लेना यह अच्छी बात है? हम सब जानते हैं यह देश का ड्रग्स का कैपिटल राज्य कौन सा राज्य है। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी के नेता लोगों के बीच जाते हैं ना, तब लोग उनसे सवाल करते हैं कि आप गुजरात में जाते हो, आप गुजरात में बड़ी बड़ी बातें करते हो, चुनाव से पहले आपने एक वादा दिया था कि हम ड्रग्स पे सख्ताई करेंगे। उनको पूछा जाता है कि गुजरात पुलिस जब इतने बड़े पैमाने पे ड्रग्स पकड़ सकती है तो पंजाब पुलिस इस पे क्यों कार्रवाई नहीं कर सकती है? गुजरात पुलिस ने ये ड्रग्स को पकड़ने के लिए भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे जाके गोलियों का सामना किया है। हमने साहस का काम किया है। देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी जब डीजी कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं तभी सभी राज्य के पुलिस के डीजीज को यह कहा जाता है कि आप ड्रग्स पे एक होके काम कीजिए। जिस प्रकार से मोदी जी और अमित शाह जी ने ड्रग्स पकड़ने के लिए देश भर में नई जो सिस्टम्स बनाई है, चाहे वो एनकोड की बात हो, चाहे वो टॉप टू एंड इन्वेस्टिगेशन की बात हो, इसके कारण हम ये ड्रग्स पकड़ सकते हैं। ये ड्रग्स पाकिस्तान के कोई ड्रग्स माफिया अहमदाबाद शहर के कोई पुलिस स्टेशन में सामने से चल के आके 500 करोड़ रुपए का ड्रग्स जमा नहीं करवा के जाते हैं। ये ड्रग्स हम पकड़ रहे हैं क्योंकि ये हमारी नीति है। जिनकी ड्रग्स पकड़ने की नीति नहीं है वो हमसे सवाल करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि आपको पंजाब के मुख्यमंत्री को यह सवाल पूछना चाहिए कि ड्रग्स के बारे में गुजरात की धरती को वो जब जब बदनाम करते हैं, वो आंकड़ा लेके आए
वो सामने बैठने के लिए तैयार है तो मैं तैयार हूं। चलो हम बात करते हैं, हमने कितना ड्रग्स पकड़ा और आपने कितना ड्रग्स पकड़ा। हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि पंजाब की हर गलियों में ड्रग्स बिकता है। हमने हमारी गलियों तक ये ड्रग्स ना पहुंचे, इसके लिए भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे जाके हम ये साहस का काम करते हैं। गुजरात पुलिस ने मात्र गुजरात में से ही नहीं, गुजरात एटीएस ने केंद्र की कई एजेंसियों के साथ मिलकर कोलकाता पोर्ट हो, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हमने हालांकि पंजाब की जेल से चलता हुआ ये नेटवर्क पंजाब पुलिस को कम से कम 3 बार उसको पत्र के माध्यम से उनको जानकारी दी है कि आपके ये जेलों से इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है जो देश के अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य बिगाड़ रही है। ये दुखद बात है कि पंजाब पुलिस ने उस पर कोई कदम नहीं उठाए। आखिरी सवाल, इसके बाद TV9 गुजराती आपसे बातचीत करेगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अमित शाह तब यहाँ के गृह राज्य मंत्री थे और उसके बाद उनके कामों के बाद आज वो वहां पर हैं। आज आप यहाँ के गृह राज्य मंत्री हैं, आगे क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, अमित शाह जी जिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वहां का मैं एक स्टूडेंट हूं। आप काफी समझदार हो। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने छोटी छोटी जिम्मेदारियां जो दी हैं वो जिम्मेदारियों को मैं अदा कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता उनको जब जब जो जिम्मेदारी देते हैं उसको अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करते हैं। आपकी सांगठनिक क्षमताओं के सब प्रशंसक हैं और जो संगठन में काम करता है उसको बहुत क्लियर कट अंदाजा होता है। 10 दिन बचे हैं, कितनी सीट्स आ रही हैं? देखिए, आज सीट का आंकलन करना ये बहुत बड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन एक चीज मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं कि ये वक्त गुजरात की जनता एक नया इतिहास लिखेगी। गुजरात की जनता एक होके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए तैयार है। बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। एक बड़ी यूनिक बात यह है कि जब कोई युवा नेता आता है तो आप जवाब हमेशा यूनिक ही एक्सपेक्ट करते हैं और वही हमें